वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में वाटर कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में समझा था। तो आज देखते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। हम जानते हैं कि जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है या इंजन में जो कूलिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं वे बेहतर कूलिंग सिस्टम होने चाहिए इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पर चलाने के लिए। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कूलिंग सिस्टमों के बारे में। तो आज समझते हैं जो वाटर कूलिंग सिस्टम होते हैं उन वाटर कूलिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इंजन के कूलिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम कंपोनेंट। वाटर कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट देखते हैं रेडिएटर। दूसरा कंपोनेंट वाटर पंप और तीसरा थर्मोस्टेट वाल्व, चौथा रेडिएटर फैन, पांचवा वाटर जैकेट, छठवां प्रेशर केक, इस प्रकार से एक वाटर कूलिंग सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रेडिएटर की। तो रेडिएटर एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है इंजन में लगा हुआ जो इंजन में जो कूलिंग वाटर प्रयोग किया जाता है और वह कूलिंग वाटर जब इंजन में बने हुए वाटर जैकेट में सर्कुलेशन होता है तो सर्कुलेशन के दौरान वह इंजन के टेम्परेचर को कूलिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वह कूलिंग वाटर गर्म हो जाता है। लगभग 80 डिग्री टेम्परेचर पर वह कूलिंग वाटर गर्म होता है और जब वो कूलिंग वाटर सर्कुलेशन होने के बाद रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है तो वहाँ रेडिएटर का काम होता है कि उस हॉट कूलिंग वाटर को ठंडा करना। मतलब एक शीतन प्रणाली में जो रेडिएटर का जो उद्देश्य होता है उसमें इंजन से जो आ रहे पानी को ठंडा करना। एक रेडिएटर का बड़ा शीतक पृष्ठ भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन हो तो सर्कुलेशन के दौरान वह पानी रेडिएटर में बने ट्यूबों के माध्यम से प्रवाहित हो और गर्म पानी को ठंडा करे। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से कि रेडिएटर किस प्रकार से हॉट कूलिंग वाटर को ठंडा करता है। तो चित्र के माध्यम से देखें। इस प्रकार से यहाँ एक प्रेशर केप प्रोवाइड करी जाती है। इस तरह से एक प्रेशर केप होता है। इस रेडिएटर के पृष्ठ पर ब्रांज और कापर की ट्यूब बनी होती है। ये जो ब्रांच और कापर की ट्यूब बनी होती है ये गर्मी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्व करती है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये जैसे हॉट पानी के संपर्क में आए तो यह लेट जल्दी से
गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ये जो ट्यूब बनी होती है ये ब्रॉन्ज या कॉपर की बनाई जाती है। यहाँ रेडिएटर के लोअर टैंक में एक होज पाइप को लगाने के लिए एक कनेक्शन दिया होता है। ये इस प्रकार से रेडिएटर प्रयोग किया जाता है इंजन में। और जो इंजन में जो रेडिएटर प्रयोग किया जाता है ये इंजन के फ्रंट भाग पर इसे फिट किया जाता है, ताकि जब सामने से हवा आए तो वो हवा इस रेडिएटर के पृष्ठ क्षेत्र पर टकराए और उस अपर टैंक से लोअर टैंक में जो पानी प्रवाहित होता है ट्यूब के माध्यम से उस पानी को जल्दी से ठंडा करे। और इस रेडिएटर के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ फिन्स प्रोवाइड की जाती है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में हवा टकराती है और जो अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ जो पानी प्रवाहित होता है ट्यूब के माध्यम से उस पानी के संपर्क में आती है वह हवा और उस गर्म पानी को जल्दी से ठंडा कर देता है। और इस प्रकार से जो रेडिएटर में लोअर टैंक और अपर टैंक को ट्यूब के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है और सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वहाँ फिन्स प्रोवाइड कर दी जाती है। और गर्म पानी जब इंजन से प्रवाहित होकर अपर टैंक में आता है तो गर्म होने के कारण वहाँ पर भाप बनता, भाप से प्रेशर बनता है और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ पर एक केप प्रोवाइड की जाती है जिसको हम प्रेशर केप बोलते हैं। तो रेडिएटर में जनरली दो प्रकार की केप लगी होती है। एक होती है साधारण केप और दूसरी होती है प्रेशर केप। तो साधारण केप का प्रयोग तो ज़्यादातर नहीं किया जाता है लेकिन रेडिएटर में ज़्यादातर प्रेशर केप का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रेशर केप होती है ये दो प्रकार की प्रेशर केप यहाँ पे प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडिएटर का 6वां नंबर का जो कंपोनेंट है प्रेशर केप। तो प्रेशर केप में दो वाल्व प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दो वाल्व होते हैं प्रेशर वाल्व और दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व। यहाँ प्रेशर वाल्व का काम होता है कि जब हॉट कूलिंग वाटर अपर टैंक में आता है रेडिएटर के तो जैसे प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के कारण ये प्रेशर वाल्व ओपन होता है और प्रेशर केप के माध्यम से यहाँ पर वो जो प्रेशर है रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के दौरान इसी टैंक से अपर टैंक से लगा हुआ एक एक्सपेंशन टैंक लगा होता है जहाँ पर आकर जमा होने लगता है और जैसे ही यह ठंडा होता है और पानी में यह फिर परिवर्तित हो जाता है। और फिर जब वैक्यूम जो वाल्व होता है ये जो वाल्व होता है जैसे रेडिएटर में पानी की कमी होती है और रेडिएटर के अपर टैंक में वैक्यूम क्रिएट होता है तो वैक्यूम क्रिएट होने के दौरान यह वैक्यूम का प्रेशर इस टैंक पर पड़ता है। यहाँ पे जो जमा हुआ जो पानी होता है जो भाप से पानी में परिवर्तित हुआ है वह पुनः एक ट्यूब के माध्यम से रेडिएटर में चला जाता है। तो ये इस प्रकार से रेडिएटर में एक प्रेशर केप प्रोवाइड किया जाता है जिसका एक कार्य होता है। और रेडिएटर में दो मेन कंपोनेंट्स लोअर टैंक अपर टैंक और इसमें फिन्स प्रोवाइड की जाती है और ट्यूब के माध्यम से हॉट वाटर लोअर टैंक को प्रोवाइड होता है और ठंडा होता है। तो ये इस प्रकार से पानी को रेडिएटर के माध्यम से ठंडा किया जाता है। इंजन में सर्कुलेट हॉट कूलिंग वाटर को ठंडा किया जाता है जो इंजन का एक जो वाटर कूलिंग सिस्टम का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होता है। क्योंकि जो रेडिएटर होता है इंजन में सामने हम फिट करते हैं तो ये जो रेडिएटर होता है इसको इंजन से लगभग 2 इंच या 2.5 इंच दूरी पर इंजन से रेडिएटर को हम फिट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह हवा टकराए रेडिएटर पर पानी ठंडा करे और हवा जो होती है वो इंजन से टकराकर कुछ मात्रा में इंजन को ऊपर टकराकर या गर्मी को भी अब्जॉर्ब करता है। तो इस कूलिंग वाटर को में जो हॉट कूलिंग वाटर होता है उसको ठंडा करने के लिए हम एक फैन का भी प्रयोग करते हैं जिसको हम रेडिएटर फैन बोलते हैं। तो ये जो रेडिएटर फैन होते हैं ये 2 प्रकार के रेडिएटर फैन प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर। पहला होता है सक्शन टाइप रेडिएटर फैन और दूसरा होता है
ब्लोअर टाइप रेडिएटर फैन। अभी मॉडर्न इंजनों में जितने भी फैन प्रयोग किए जाते हैं वो सक्शन टाइप रेडिएटर फैन का प्रयोग किया जाता है, और ब्लोअर टाइप रेडिएटर फैन का जो प्रयोग होता था वो पुराने इंजनों में किया जाता था। इसका एक कारण था कि भाई जब रेडिएटर फैन जो सक्शन टाइप फैन होता है, ये फैन की विशेषता ये है कि सामने से हवा को खींचता है, और जो ब्लोअर टाइप फैन होता है ये इंजन साइड से रेडिएटर को पीछे से हवा देता है, सामने हवा देता है। मतलब ये कहें कि जब सामने से हवा खींचेगा फैन तो ये एटमॉस्फेयर की जो 30 डिग्री 40 डिग्री की जो हवा होती है और टेम्परेचर की जो हवा होती है वो हवा इस गर्म पानी पे टकराती है, और इस गर्म पानी को टकराने से वो गर्म पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और सीधे हेड और ब्लॉक पर टकराती है, जिससे इंजन की भी गर्मी को वो थोड़ा कम करता है। तो यहाँ एक सक्सेस टाइप ये फैन होता है जो अभी मॉडर्न इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। और जो ब्लोअर टाइप जो रेडिएटर फैन था ये इंजन साइड से रेडिएटर को हवा देता था। क्योंकि इंजन साइड से जब रेडिएटर को हवा देगा तो स्वाभाविक बात है कि इंजन गर्म होता है, हेड ब्लॉक गर्म होता है, और उस गर्म होने से हवा ब्लॉक और हेड को टकरा कर गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएटर को देता है। तो कहीं ना कहीं जो हवा है वो गर्म हो जाती थी, और फिर जैसे ही ये हवा रेडिएटर के सरफेस पर टकराती है तो उतनी जल्दी जो है इस गर्म पानी को वो फैन ठंडा नहीं कर पाता था, इसलिए ब्लोअर टाइप फैन का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है ये फैन प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फैन होता है ये एक बेल्ट के माध्यम से कनेक्ट होता है। एक क्रैंक शाफ्ट पे लगी हुई एक पुल्ली होती है, वही अल्टरनेटर पे लगी एक पुल्ली होती है, और ये वाटर पंप पर लगा हुई पुल्ली पर यहाँ पर फैन जो है लगा दिया जाता है ये इस तरह से, और एक बेल्ट के माध्यम से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ये जो फैन बेल्ट का जो टेंशन है ये प्रॉपरली यदि टाइट हो तो ये अच्छी तरह से क्रैंकशाफ्ट पुल्ली को घुमाएगा, अल्टरनेटर पुल्ली को घुमाएगा और फैन को घुमाएगा। यदि ये लूज होगा तो ये प्रॉपरली रूप से क्या होता है कि इन पुल्लियों को नहीं घुमा पाता, और जिससे यहाँ पर अल्टरनेटर भी कम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि धीमी गति से घूमेगा। यहाँ पर जो फैन है जो वाटर पंप पे लगा है ये भी वाटर पंप को धीमी गति से घुमाएगा, जो पर्याप्त मात्रा में पानी वाटर पंप को रेडिएटर के लोअर टैंक से नहीं खींचेगा, और कूलिंग वाटर का जो सर्कुलेशन है कम होगा, क्योंकि दाब यहाँ कम बन रहा है। तो प्रॉपरली जो है ये बेल्ट का जो टेंशन ही है रहना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये जो टेंशन होता है ये टेंशन 2 सेंटीमीटर टेंशन यहाँ पे रखा जाता है। इतना लूज होना चाहिए, इससे ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। यदि टाइट होगा तो ये तीनों चीज़ें रोटेशन नहीं करेगी, और ज़्यादा लूज होगा तो फैन बेल्ट स्लिप करेगा। इसलिए 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर लूज रखा जाता है बेल्ट को, ताकि प्रॉपरली रूप से क्या करे, काम करे। तो ये इस प्रकार से जो होता है ये कनेक्ट होता है, और इसी प्रकार से जो है हम वाटर कूलिंग सिस्टम में एक वाटर पंप का उपयोग करते हैं। तो वाटर पंप जो इंजन में हम प्रयोग करते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप वाटर पंप प्रयोग होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप वाटर पंप का मतलब ये होता है कि इस पंप में एक इम्पेलर प्रयोग किया जाता है जो शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ही ये घूमता है, रोटेट करता है, तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी को रेडिएटर के लोअर टैंक से खींचता है और इंजन को वाटर जैकेट में ये सप्लाई करता है वाटर पंप। तो वो जो वाटर पंप होता है ये वाटर पंप इंजन के सिलेंडर हेड और ब्लॉक पर सामने इसे नट बोल्ट के द्वारा लगा दिया जाता है, और जो क्रैंकशाफ्ट होती है इंजन की, उस इंजन की क्रैंकशाफ्ट से इसे घुमाया जाता है। दूसरी चीज बात करें कि रेडिएटर में 2 होस पाइप प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देख रहे हैं होस पाइप, तो जो होस पाइप होते हैं
ये होज पाइप फ्लेक्सिबल रबर के बने होते हैं और ये रेडिएटर के लोअर टैंक से और रेडिएटर के अपर टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है इंजन से। तो लोअर टैंक से जो होज पाइप होता है ये यहाँ पर एक जो वाटर पंप होता है, जो वाटर पंप होता है उस वाटर पंप के इनलेट से यहाँ पे होज पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो वाटर पंप होता है ये वाटर पंप रेडिएटर के लोअर टैंक से शीतल जल को लेता है और इंजन को आगे सप्लाई करता है और इंजन से लगे हुए इंजन के आउटलेट से लगा हुआ ये रेडिएटर के इनलेट से एक होज पाइप कनेक्ट होता है जो गर्म पानी जो होता है यहाँ पे रेडिएटर के होज पाइप के माध्यम से सप्लाई होता है। तो ये इस प्रकार से फ्लेक्सिबल रबर के बने हुए जो होज पाइप का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से देखते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। तो वाटर कूलिंग सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट्स है थर्मोस्टेट वाल्व, जिसके बिना जो यदि ये बंद हो जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व जिसके कारण वाटर कूलिंग सिस्टम अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा और यदि थर्मोस्टेट वाल्व कार्य नहीं करेगा तो यह सिस्टम ढप पड़ जाएगा। तो इस सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग किया जाता है। इस थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पर लाना। वर्किंग टेम्परेचर पर लाने का मतलब है कि शुरुआती दौर में जो होता है जब ये सिस्टम काम करता है तो जब तक इंजन का टेम्परेचर कम होता है तब तक वह कूलिंग वाटर इंजन के वाटर जैकेट में से ही सर्कुलेट होते रहता है और बाईपास मार्ग से पुनः इंजन में ही प्रोवाइड होते रहता है। और जैसे जैसे इंजन रनिंग कंडीशन पर आता है और इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है और वो कूलिंग वाटर गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यह टेम्परेचर शुरुआत दौर में 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया और बढ़ने के दौरान भी क्या होता है कि इंजन के आउटलेट मार्ग और रेडिएटर के इनलेट मार्ग के बीच में एक हाउसिंग के अंदर यहाँ पर एक थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग किया जाता है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जैसे ही कूलिंग वाटर के उस हॉट कूलिंग वाटर के संपर्क में आता है तो ये कूलिंग धीरे धीरे ओपन होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्मोस्टेट वाल्व हम प्रयोग कर रहे हैं, इंजन में दो प्रकार के थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग करते हैं। ये जो थर्मोस्टेट वाल्व हैं ये वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व और दूसरा जो होता है बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग करते हैं। पहला वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व और दूसरा होता है बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। ये दो प्रकार के थर्मोस्टेट वाल्व हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व होता है ये ज़्यादातर इंजनों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है इसमें वैक्स का प्रयोग किया जाता है और वैक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जैसे ही गर्मी के संपर्क में आता है तो वैक्स पिघलने लगता है और वैक्स जब पिघलेगा तो इस वाल्व में या एक स्प्रिंग दिया होता है, उस स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध वो वाल्व ओपन होता है और इंजन से जो कूलिंग वाटर होता है उसका सर्कुलेशन होता है। उसी प्रकार से दूसरा एक बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग करते हैं हम चित्र के माध्यम से समझते हैं बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व को। ये इस प्रकार से थर्मोस्टेट वाल्व होता है। ये इस प्रकार से थर्मोस्टेट वाल्व होता है बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। ये जो बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व होता है ये फ्लेक्सिबल और एक धातु की बनी एक थैली होती है और जिसके अंदर में जो है इथाइल भरा होता है और इथाइल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो जैसे टेम्परेचर के संपर्क में आता है तो वो पिघलता है
और जैसे ही पिघलता है तो ये फ्लेक्सिबल धातु की बनी थैली को भी साथ में लेकर यह फैलाता है, और जैसे ही फैलेगा तो यहाँ पर जो कूलिंग वाटर होता है ये फैलने के दौरान ये वाल्व क्या होगा, ओपन नीचे की ओर दबेगा और कूलिंग वाटर यहाँ से सर्कुलेट करेगा। तो ये इस प्रकार से थर्मोस्टेट वाल्व दो प्रकार के प्रयोग करे जाते हैं, एक बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व और दूसरा वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। इसी प्रकार से कूलिंग सिस्टम में वाटर जैकेट्स होते हैं। तो वाटर जैकेट्स एक इंजन का कोई अलग से लगा हुआ कंपोनेंट्स नहीं होता है, ये सिलेंडर हेड और ब्लॉक में पानी के सर्कुलेशन के लिए एक मार्ग बना होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर जैकेट। तो वाटर जैकेट में जो होता है कि बहुत दिनों तक पानी का जब सर्कुलेशन होता है तो वहाँ पर धीरे धीरे जंग लगने लगता है। यदि जंग लगेगा तो पपड़ी जमेगी, और पपड़ी जमेगी तो पर्याप्त पानी के सर्कुलेशन के लिए मार्ग कम होगा, जिसके कारण पानी का सर्कुलेशन इंजन में अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, और जिससे जब पानी का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होने के कारण ये होता है कि इंजन ओवरहीट होने लगता है। तो प्रॉपरली इस पे समय समय पर इस वाटर जैकेट की सफाई करनी चाहिए, और जिससे अच्छी तरह से यह वाटर कूलिंग सिस्टम चले और कंपोनेंट्स काम करें। उसी प्रकार से ये रेडिएटर में भी दो प्रकार की इसकी सफाई करी जाती है, एक रिवर्स फ्लेजिंग और एक स्ट्रेट फ्लेजिंग के माध्यम से ये इसकी सफाई करी जाती है रेडिएटर की, जिससे अच्छी तरह से जो कूलिंग वाटर होता है इसका अच्छी तरह सर्कुलेशन हो और इंजन में पर्याप्त वह कूलिंग वाटर गर्मी को एब्जॉर्ब करे इंजन के और इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पे चलाए। तो इस प्रकार से जो है हमने रेडिएटर, वाटर पंप, थर्मोस्टेट वाल्व, रेडिएटर फैन, वाटर जैकेट, वाटर जैकेट, प्रेशर केप और रेडिएटर फैन, इसके बारे में हमने समझा। ओके, थैंक यू।